हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में मैंने छोड़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्या क्या उसमें समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम आजकल बैटरीज देखते हैं वो चाहे इन्वर्टर हो या फिर कार या बाइक की बैटरीज हो, तो उन सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही वजह से वो सारी बैटरीज हम बना पाए हैं और उसको हम चलाते हैं। और फोटोसिंथेसिस मतलब कि मैंने बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिस उसमें बेस होता है। मतलब कि उसका बेस रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डील करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इसकी वजह से हम इसको स्टडी कर पाते हैं। और मोबाइल फ़ोन्स, कोरोजन जो होता है, कोरोजन मीन्स जंग लगना, तो जो जंग लगता है लोहे में वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से ही होता है। तो वो अलग प्रोसेस है, हम उसको अलग टॉपिक में कवर करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है वो, इससे आगे का टॉपिक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको कि पहले आज जैसे सोने का दाम सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब सोना बहुत महंगा माना जाता है, प्रीसियस मेटल। तो पहले क्या होता था कि एल्यूमिनियम सोने से भी ज़्यादा महंगा था। मतलब इसका रीज़न ये था कि एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में इतना ज़्यादा खर्चा आता था, इसकी वजह से वो सोने से महंगा था। लेकिन जब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने जाना है तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आसानी से कर पाते हैं, और इतनी आसानी से करने लगे हम कि ये एल्यूमिनियम बहुत सस्ता हो गया। तो फिर अब हम आगे कुछ डेफिनीशंस की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। तो मैंने कुछ बातें डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, तो आज हम उसको और बढ़िया से समझेंगे। और मैंने जो पिछली क्लास में छोड़ा था वर्किंग ऑफ सेल तक, तो आज मैं उसको भी आगे बढ़ाऊँगा। तो फिर यहाँ पे जो डेफिनीशंस हम देखेंगे वो डेफिनीशंस होंगे। सबसे पहले तो मुझे जानना पड़ेगा आयंस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे आयंस इधर उधर घूमते रहते हैं, सेल बनाते हैं, सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें एक आयन निकलता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे पे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो डिपॉजिट हो जाता है। तो सबसे पहले यही जानना होगा कि आयन क्या होता है। तो मतलब नॉर्मल स्पीसीज़ पे, एटम पे, अगर नॉर्मल एटम है, मैं एक जिंक एटम ले लेता हूँ, तो ये न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम पे अगर चार्ज आ जाता है, वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो उसी स्पीसीज़ को आयन बोलते हैं। ये आयन हो गया। अगर मैं क्लोरीन ले लूँ तो क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, लेकिन अगर क्लोरीन पे एक चार्ज लगा दिया जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयन नेगेटिव आयन हो गया। तो आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो अब मैंने जिंक मेटल ले लिया, तो जिंक की अगर डोनेटिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मींस मैं ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे फर्स्ट तो मैं यही बताऊँगा कि रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर एडिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो ये ऑक्सीडेशन की मैं इतनी डेफिनेशन लिख देता हूँ। मीन्स एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, पहली बात। या फिर रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज,
या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने देख ही लिया। अब ये जो डेफिनेशन है एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज या रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, तो 18th सेंचुरी में जब केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप हो रही थी तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पे अब ऑक्सीडेशन जो वर्ड है और वो OXI मीन्स ऑक्सीजन ही है। तो वहाँ पे केवल यही जानते थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन बोलते थे। तो यहाँ पे लेकिन अब जो ज़रूरत पड़ती है हमें, जो रिएक्शन, मतलब कि अगर मैं ये दो बातें देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने तीसरी भी ले ली कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पे रिडक्शन लिख लेता हूँ। अब मैं इसका उल्टा कर दूंगा। मैं सपोज थोड़ी देर के लिए, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि मान लो कि मैंने एक सेल का एक पार्ट ले लिया, तो उस सेल के पार्ट में ऐसा है कुछ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन खाया और जिंक आयन ने इलेक्ट्रॉन खाया और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे उल्टा कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और यहाँ पे एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स रिडक्शन क्या होता है? जब कहीं पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज निकलता है, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का निकलना रिडक्शन कहलाता है। या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का जुड़ना, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन बोलते हैं। और फिर अब ऑक्सीडेशन में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का निकलना, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन होती है जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसका एग्जांपल मैं एक जो आपका फेवरेट होता है गैल्वेनिक सेल, उसी में से एक एग्जांपल लेता हूँ। और ये एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी लिया था। ये कॉपर प्लस प्लस जिंक सॉलिड इज इक्वल टू जिंक प्लस 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 कॉपर सॉलिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फुल सेल रिएक्शन है। अगर मैं इसको टू हाफ रिएक्शंस में लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, कॉपर प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर प्लस प्लस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जिंक सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जिंक प्लस प्लस बना रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और यहाँ हो गया रिडक्शन। ये रहा, अब ये रहा, और ये पूरा है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद फिर एक टर्म आता है इलेक्ट्रोड। अब ये सेल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और मतलब सेल में जब सेल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें ये सारे टर्म्स यूज होंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हम किसे बोलते हैं? उसका डेफिनेशन, एक कोई ऐसा मेटल रॉड, मतलब कोई ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब जैसे एनोड है, मैंने जिंक का एनोड लिया, तो जिंक मेटल है, जिंक मेटल पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसकी वजह से जिंक मेटल को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। एक और टर्म होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी के आयन का एक सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मींस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। मैं एक कंटेनर बना लूँ और उस कंटेनर में मैंने ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लिया। तो अब इसमें जिंक सल्फेट ये आयनिक फॉर्म में इसमें एग्जिस्ट करता है, तो जिंक प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस।
इस फॉर्म में ये रहेगा। तो यहाँ पे ये सारे जिंक प्लस प्लस पूरे में फैला रहेगा और SO4 माइनस भी पूरे में फैला रहेगा। तो ऐसा ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। वर्किंग ऑफ सेल जानने से पहले कुछ हमें बेसिक डेफिनेशंस पता होना चाहिए, तो वो हम बेसिक डेफिनेशंस यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या स्पीसीज कोई भी, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है ऑक्सीडेशन। और इसका मैं एग्जांपल दे दूं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे। मतलब जैसे अगर कोई मेरे पास एटम है, न्यूट्रल एटम, मैंने जिंक ले लिया, तो जिंक में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो जिंक आयन बनाएगा, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज या फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। और ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और या तीसरा हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो फिर वहाँ पे रिडक्शन होगा। जैसे अगर मैं क्लोरीन लूँ Cl2, तो Cl2 में हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बनेगा Cl माइनस, Cl माइनस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आयन क्या होता है? आयन एक ऐसी स्पीशीज होती है जो न्यूट्रल एटम पे अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाए तो उसको आयन बोलते हैं। आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट हैज एक्वायर्ड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज आयन। और इलेक्ट्रोड सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज सरफेस। अच्छा, आयन की मैं आयन का एग्जांपल दे देता हूँ। तो आयन 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो एग्जांपल इसका है जैसे क्लोरीन आयन हो गया, जिंक आयन हो गया, जिंक प्लस प्लस, या फिर सल्फेट आयन हो गया SO4 डबल माइनस, या फिर NH4 प्लस हो गया। तो ये सारे आयन्स हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ 2 जो डबल प्लस हैं इसको हाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जिंक दिख रहा है मुझे। तो जिंक क्या है? इलेक्ट्रोन्यूट्रल एटम है। तो जब यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ तो फिर ये आयन बन जाता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोड सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। वो सरफेस जिस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, एक्टिव और इनएक्टिव। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जो नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको इनएक्टिव बोलते हैं। इनएक्टिव या फिर उसको इनर्ट भी बोल सकते हैं, इनर्ट। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का जो एग्जांपल होता है वो होता है जिंक इलेक्ट्रोड, या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड, या कार्बन का मतलब ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पे हम प्लेटिनम और गोल्ड का यूज़ करते हैं। ये दोनों हाईली इनएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसलिए हम इनका यूज़ इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं। अब इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ जब इनका नेट रिएक्शन में, ये नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो इनको एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। आपके मन में ये सवाल आता होगा, लेकिन हम यूज़ क्यों करते हैं? जब मुझे आयंस की या फिर गैसीय स्टेट को एज ए इलेक्ट्रोड बनाना होता है तो मैं इनका यूज़ करता हूँ, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। तो क्या होता है कि प्लेटिनम या फिर गोल्ड ये ऐसे मेटल होते हैं कि गैसियस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको अपनी सतह पे
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद फिर रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। अब इसके बारे में जैसा कुछ भी होगा आगे जो होगा मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। A solution that contains ions is called electrolytic solution। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो होता है लेकिन उसको आयनिक कंडक्टर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मेटल भी होता है, वो मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो एज अ कंडक्टर बनता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि यहाँ पे आयन का मोशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट होता है उसकी वजह से। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब ये सारी बेसिक डेफिनेशन हमने जान ली। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, लोगों ने इसको सोचा कैसे। तो 1793 में एक एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक गीला पेपर लिया और उसके दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के मेटल लगा दिए, दो अलग अलग मेटल लगा दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें लगा कि उनको पता चला कि उनको ऐसा फील हुआ और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि वहाँ पे करंट का फ्लो हुआ, करंट जनरेट हुई। तो फिर उनके दिमाग में सबसे पहली बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने का आइडिया वहाँ से आया। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 2 ग्रेफाइट की रॉड ली और उन्होंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना मतलब मान लो कि उन्होंने एक ऐसा कंटेनर लिया, उसमें H2O डाल दिया और कुछ थोड़ा एसिडिक बना दिया इसको। मान लो कि यहाँ पे थोड़ा HCl ऐड कर दिया, इसमें डाल दिया ग्रेफाइट की 2 रॉड और उसको अटैच कर दिया बैटरी से। अब जब बैटरी से अटैच किया इसको तो यहाँ पे जो H2O है वो H2 और O2 में टूट गए, मीन्स कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। तो उसके बाद मतलब ये शुरुआत में तो जादू की तरह लग रहा था, लेकिन बाद में फिर यहाँ से सेल बनाने का काम शुरू हुआ। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी डाला, उसके बाद इस कंटेनर में एक जिंक रॉड को डिप कर दिया। ये जिंक रॉड है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है और ये है H2। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर उन्होंने जिंक रॉड को पानी में डिप किया तो क्या जिंक रॉड वाटर में डिज़ोल्व होगा? ऐसा ही सवाल उन्होंने अपने टाइम में भी पूछा, तो लोगों ने कहा कि डिज़ोल्व नहीं होगा, पागल है ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डिज़ोल्व होगा, तो फिर लोगों ने उन्हें मारा पीटा। लेकिन उनकी बात बाद में समझ आई कि ये डिज़ोल्व होगा। अब डिज़ोल्व होने का मतलब उनका मतलब था कि जैसे अगर ये इसको मैं जूम कर दूं, यहाँ पे जिंक के कुछ एटम होंगे, बहुत सारे एटम, ऐसे छोटे छोटे एटम होंगे। उसमें से अगर एक एटम बाहर निकला, जिंक प्लस आयन, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन रॉड पे आ गए, यहाँ पे माइनस हो गया और वो आयन डबल माइनस और वो आयन जिंक प्लस के रूप में बाहर निकल गया। अब ऐसा कोई एक और एटम भी बाहर निकल आया होगा तो 2 और माइनस आ गए और यहाँ पे जिंक प्लस एक और आ गया और ये बात यहीं पे रुक गई। अब पूरे वाटर में 2 आयन निकलने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नेग्लिजिबल। तो आपने जो आंसर सोचा कि जिंक
रॉड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, ये भी सही ही है, क्योंकि यहाँ पे डिज़ोल्व होने का 2 आयन निकलने का मतलब ये नेग्लिजिबल है। और सवाल आता है कि ये जो प्रोसेस था वो प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये प्रोसेस रुक क्यों गया? तो इसका आंसर एक ही बात देती है, वो है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कि इसका जो इस बात का जवाब दिया कि ये प्रोसेस रुका क्यों, वो है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। मीन्स कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जब जिंक आयन बाहर निकला, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब मेटल होता है, मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसमें होती है, या फिर पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से क्या करेगा, अगर हम यहाँ से चार्ज को किसी भी तरीके से हटा देते। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो आयन आ रहा है, तो पहले तो जो वाटर था वो क्या था, न्यूट्रल था। अब ये आयन आके वाटर को पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, तो ये पहले न्यूट्रल था लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज बन गया अपने आप, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनना नहीं चाहेगा, ये न्यूट्रलाइज रहना चाहेगा। इसी को इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बोलते हैं कि पहले से अगर वो न्यूट्रल है तो बाद में भी न्यूट्रलाइज रहना चाहेगा। चार्ज अगर हो रहा है तो वो उसका अपोज करेगा, तो इसने उसका अपोज किया, इधर भी अपोज हो रहा है, इधर भी अपोज हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है। लेकिन अगर मुझे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना हुआ, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, यहाँ पे मैं इसको फिर से न्यूट्रल बनाने की कोशिश करूँ, मतलब मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज होते तो फिर ये न्यूट्रल बन सकता था। ऐसा कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जाए। मतलब अगर यहाँ पे वाटर लिया हुआ है तो वाटर की जगह मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट आयन से बना सॉल्यूशन होता है, मींस उसमें पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन निकला तो नेगेटिव आयन उसको काउंटर बैलेंस करता। तो फिर अब मतलब कि बाद में क्या होता है ये पहले नहीं पता था, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि क्या हो सकता है आगे। तो उसके बाद फिर दूसरा कोई साइंटिस्ट है, उसने बोला कि तूने इतना जादू दिखाया तो मैं इसके आगे और कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो फिर उसने क्या बोला, उसने लिया एक कंटेनर, अब यहाँ से जो मैंने पिछला एक्सपेरिमेंट दिखाया था उसमें एक बात निकल के आई कि अगर वाटर की जगह पे मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ तो कुछ बात समझ में आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने कॉपर सल्फेट का CuSO4। मीन्स अगर मैंने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट की फॉर्म में CuSO4 नहीं रहेगा, ये कॉपर प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन और कॉपर आयन की फॉर्म में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यहाँ पे इनका मोशन होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, जिंक रॉड डाल दी। ये जिंक रॉड डाल दी। अब ये दूसरा साइंटिस्ट आया, वो जादू दिखा रहा था। उसने कहा कि ये अभी पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है और मैं इसको अभी पानी की तरह वाइट बना दूंगा, मतलब फेड सॉल्यूशन बना दूंगा। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो धीरे धीरे ब्लू कलर से कम हो जाएगा। कुछ टाइम पास हुआ, तो जब कुछ टाइम बीता उसके बाद जो सिनेरियो था वो ऐसा कुछ था। ये कंटेनर है, सेम यही कंटेनर है, आफ्टर सम टाइम्स, और इसमें जिंक रॉड पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखाई दिया कि ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे, और ये जो इसका ब्लू कलर था वो अब फेड हो चुका है, मतलब पहले ज़्यादा ब्लू था अब कम ब्लू हो गया है। तो इसका रीज़न क्या था, अब इसका रीज़न समझाया कि जो जिंक रॉड था वहाँ पे अब जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एज़ कम्पेयर टू कॉपर।
अब ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, उसको मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है। तो जिंक रॉड से आयन निकला, अब कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पे कॉपर आयन था और सल्फेट आयन था। ये है कॉपर आयन, कॉपर प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यहाँ से जिंक आयन निकला, जिंक आयन निकल के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आया। अब जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आया तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसने इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन किया। अब जब इलेक्ट्रॉन इस पे आए फिर दूसरा भी निकला, दूसरा आयन जिंक प्लस प्लस का, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए। अब कॉपर आयन कॉपर प्लस 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 घूम रहा था और उसको न्यूट्रलाइज होना था, क्योंकि हर स्पीसीज चाहता है न्यूट्रलाइज होना। तो अब इसने इलेक्ट्रॉन खा लिया और इलेक्ट्रॉन खा के डिपॉजिट हो गया। मतलब कि जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो एटम में, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। अब वो न्यूट्रल एटम जाके इस रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये सारा नहीं, मतलब कि बहुत सारा, काफ़ी सारे कॉपर आयन जाके यहाँ डिपॉजिट हो गए। और जब कॉपर आयन डिपॉजिट हो गए तो ये जो ब्लू कलर था वो कॉपर आयन की वजह से था। मतलब कि आपने पढ़ा होगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। तो जो कॉपर आयन है वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करता है, इसकी वजह से सॉल्यूशन ब्लू था। लेकिन यहाँ पे जिंक आयन में डी ट्रांजिशन नहीं होता है, तो इस वजह से ये कोई कलर शो नहीं करता। तो अब जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गया, तो जिंक आयन की वजह से तो कोई कलर शो होगा नहीं, अब कलर शो होगा कॉपर आयन की वजह से। अब कॉपर आयन डिपॉजिट हो चुका है। तो इससे ये बात पता चली कि ये एक सेल जैसा हो सकता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन था जिंक के पास, अब इलेक्ट्रॉन है कॉपर के पास। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ जिंक से कॉपर में। तो अगर अब यहाँ पे बात आई कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, अब यहाँ पे एक ही कंटेनर में हो गया सब कुछ, लेकिन एक साइंटिस्ट वहाँ पे और बैठा था, उसने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ दूर चल के जाता है, तो फिजिक्स में उसने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हुआ और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का फ्लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो वहाँ से करंट जनरेट होगी, और जब करंट जनरेट होगी तो हमारा काम हो जाएगा, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट अलग अलग कंपार्टमेंट से करवाऊँ तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल जाएगी। तो अब वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब उस कॉन्सेप्ट से जाके फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरेशन शुरू हुआ। तो हम सबसे पहले बनाएंगे गैल्वेनिक सेल। तो उसमें से अब जब साइंटिस्ट को ये बात समझ में आई तो उन्होंने बनाना शुरू किया। उसमें 2 कंपार्टमेंट अब हम लेंगे। तो एक कंपार्टमेंट है, उसमें क्या है, एक ये कंटेनर लिया और दूसरा कंटेनर ये लिया। इसमें डाल दिया जिंक सल्फेट ZnSO4। जिंक सल्फेट मीन्स ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। और इसमें डाल दिया CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें डाल दिया जिंक रॉड और इसमें डाल दिया कॉपर रॉड, कॉपर की रॉड डाल दी। उसके बाद ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें जो कॉपर का सॉल्यूशन होगा, मतलब Cu++ और SO4 डबल माइनस में ऐसे होंगे वो। अच्छा, ये बन गया। उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, अभी तक ऐसा हुआ था, पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें जिंक रॉड थी और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। मतलब मेटल रॉड रॉड किसी और मेटल की,
और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था वो किसी और मेटल का था। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि जिंक रॉड, मतलब जो रॉड है उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप की गई। जब जिंक को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया तो क्या हुआ? सबसे पहले यही देखेंगे, यही सवाल मन में आता है कि उस टाइम पे क्या हुआ। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जब जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डाला तो पहले से फिर वही काम होगा। यहाँ पे जिंक है, जिंक एटम्स हैं, तो जिंक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा इस पे, उसके बाद ये यहाँ पे जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिंक प्लस प्लस जिंक पॉजिटिव आयन बन के ये इसमें आ गया, और जिंक आयन पहले से भी थे इसमें। तो एक जिंक आया बाहर और दूसरा जिंक आयन था वो स्टेबलाइज होना चाह रहा है, तो वो फिर से वापस यहीं पे चला जाएगा। मतलब प्लस माइनस जीरो, कुछ भी नहीं हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन खा लिया। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन। मतलब जब मैं सेम मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो फिर जो कंडीशन होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, लेकिन वहाँ फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वो इक्विलिब्रियम की मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अभी जब तक मैंने कुछ भी नहीं किया है तो ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब ऐसा इसमें भी हो रहा है। अब यहाँ पे वैसे हुआ क्या है, जिंक है तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब ये भी यहाँ पे हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, जिंक आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन और वो जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब यही, और ये है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जिंक आयन जब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वहाँ पे होता है रिडक्शन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, मींस यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ऐसा ही इसमें, यहाँ पे कॉपर आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कॉपर इसमें जाएगा, फिर दूसरा कॉपर आयन, यहाँ पे कॉपर बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर से डिपॉजिट हो जाएगा। मींस ये प्रोसेस चलता रहेगा। जितनी तेज़ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी उतनी ही तेज़ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ऐसा तो हुआ, लेकिन फिर जैसा कि सोचा था लोगों ने कि अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट से इसको जोड़ दें, ये एक्सटर्नल सर्किट लगाया और यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी लगा दिया देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब करंट जनरेट होती है कि नहीं। और इसको इससे जोड़ दिया, और जैसे ही इसको जोड़ा, अभी वोल्टमीटर नहीं, पहले तो बल्ब लगा देते हैं जिससे तुरंत पता चल जाए कि लाइट आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब, ये लगा दिया बल्ब। थोड़ा अच्छा बल्ब बनाऊं ऐसे। तो जब मैंने बल्ब लगाया तो जैसे ही इसको जोड़ा उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत बल्ब जल गया। और जैसे ही बल्ब जला कुछ देर बाद वो फिर बल्ब फिर से बंद हो गया। तो पहले तो एक बार सब खुश हुए, फिर उसके बाद सबकी खुशी पे पानी फिर गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इसका रीज़न क्या हुआ, बल्ब एक बार जला क्यों, उसके बाद बल्ब बुझा क्यों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बल्ब जो यहाँ पे बल्ब जला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो प्रोसेस हो ही रहा था। प्रोसेस कौन सा हो रहा था कि यहाँ से जिंक एटम जो था वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जिंक प्लस प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, दूसरा भी कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। अब ये दूसरा जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन खाना चाह रहा है, लेकिन अब जैसे ही इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन खाने की जो टेंडेंसी है वो जिंक से ज़्यादा कॉपर की है।
कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये थोड़ा आगे की कहानी है, आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन अब तक आप यही समझो कि जो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी है वो कॉपर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिंक। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट से होता हुआ कॉपर रॉड में जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा, कॉपर आयन जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो जाएगा। जैसा कि पहले तो एक ही कंटेनर में ऐसा हुआ था, अब यहाँ पे दो डिफरेंट कंटेनर में ऐसा हो रहा है। तो जब वो डिपॉजिट हो गया तो फिर उसके बाद फिर से यही प्रोसेस चलेगा। कुछ देर बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को ये सारे लोग वायलेट करने लगेंगे, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो ये जो आयन है, सॉरी ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होती है वो यही कहती है कि जो न्यूट्रल आयन है वो न्यूट्रल ही रहना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जिंक आयन बढ़ने लगा। अब जिंक आयन बढ़ने लगा, पहले तो था जिंक नंबर ऑफ जिंक आयन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फेट आयन, तो ये दोनों बैलेंस वे में थे और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो न्यूट्रल था, चार्ज यहाँ पे 0 था। लेकिन अब जिंक आयन का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगा। अब जिंक आयन के अमाउंट के बढ़ने की वजह से ये जो कंटेनर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया और ये जो कंटेनर है यहाँ से कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट होने लगा। और जब कॉपर आयन डिपॉजिट होने लगा तो सल्फेट आयन तो उतने ही हैं, लेकिन कॉपर आयन कम होने लगे। तो सल्फेट आयन का नेचर होता है नेगेटिव नेचर, तो ये कंटेनर नेगेटिव चार्ज होने लगा और ये कंटेनर होने लगा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से अब जब ये पॉजिटिव चार्ज होने लगा तो ये एटम फिर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बना के इसमें से आना बंद होने लगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन जब बढ़ने लगा तो यहाँ से पॉजिटिव आयन जनरेट होगा और पॉजिटिव आयन जनरेट होके यहाँ पे आएगा, तो उसकी वजह से रिपल्शन जनरेट होगा। जब रिपल्शन होने लगेगा तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जिंक रॉड से पॉजिटिव आयन जनरेट होना ही बंद हो जाएगा। तो जब यहाँ से पॉजिटिव आयन जनरेट होना बंद हो जाएगा तो यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट होना बंद हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होना बंद हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से यहाँ होगा ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होगा ही नहीं तो फिर बल्ब जलना बंद हो जाएगा। अब फिर से नई समस्या आई कि फिर से बल्ब को कैसे जलाया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, इसको कॉपर रॉड जो है इसको थोड़ा ठीक ठाक से इधर बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ और सिस्टम लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से बल्ब फिर से जल पाए। ये लग गया कॉपर रॉड। तो यहाँ पे लगाया एक सिस्टम और लगाया, सॉल्ट ब्रिज। अब मैं सारे टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उसके बाद में सबका फंक्शन और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ बताऊँगा। ये लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या किया, ये सॉल्ट ब्रिज में KCl और AgNO3 या फिर KNO3 इनका सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। अब इसकी वजह से क्या होने लगा कि अब KCl जब डाल दिया तो इसमें से यहाँ पे ये जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है, ये जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है। तो KCl में K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस टर्मिनल पे आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंटेनर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो K+ है वो इधर जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था तो ये इधर जाएगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब दोनों कंटेनर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मींस कि यहाँ से आयन का जनरेशन, अब जितना ज़्यादा आयन जनरेट होगा उतने इधर से नेगेटिव आयन आके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा और कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। तो ये था सेल की वर्किंग। अब इसमें ये है